हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आगे शुरू करते हैं हम अपना अध्याय को। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा काम पे आते हैं, पॉइंट पे। हम आप लोगों को पता ही है कि चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहाँ तक पढ़ लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक पढ़ लिया। उसके आगे अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंट्रोडक्शन से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जो है, फ्लक्स बेसिकली एक स्ट्रीम को बोलते हैं, स्ट्रीम्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रीम्स है। ठीक है, उन स्ट्रीम्स का काउंट काउंट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है, सीधे सीधे देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपका एक सिंबल होता है जिसको फाई से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? फाई। इसको क्या पढ़ते हो? इसको रीड किया जाता है फाई। ठीक है, PHI, फाई। तो ये जो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब है, आप हमें पहले मतलब बताइए, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। थोड़ा सा छोटा हो जाते हैं, छोटा होने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देगा अब आप। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मीनिंग देखिए, इट इज बेसिकली टोटल, ये टोटल है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ए टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली, पासिंग नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया, थ्रू एन एरिया is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड एसोसिएटेड विद दैट एरिया। उस एरिया के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, दे आर बेसिकली कितनी लाइंस पास कर रही हैं उनका काउंट, उनका काउंट। ये है आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट एरिया। सर इसका ये तो चलो इंग्लिश में तो ठीक लग रहा है, क्या ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है इसका? क्या इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है? मैथमेटिकल फॉर्मूला के टर्म में है ये जो चीजें? नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन तो इमेजिनरी लाइन है, उनका काउंट पॉसिबल है? अब काउंट तो सर इमेजिनरी लाइन है, कितना काउंट होगा? हम चलते हैं डेफिनेशन, प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी को यूज करें, किसकी प्रॉपर्टी को? यूजिंग यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। उसने ई के मैग्नीट्यूड के बारे में बोला था कि ई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? दीज आर बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पासिंग नॉर्मली, पासिंग नॉर्मली। देख लेना आप, डेफिनेशन में जाकर देखना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बोला था कि दे आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, बट यहां पे जब बात हो रही थी तो पर यूनिट एरिया की हो रही थी। मतलब एक यूनिट एरिया से जितनी लाइन जाएंगी, वन यूनिट एरिया से जितनी लाइन जाएंगी, वो क्या बताएगा आपको? वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है वहां पे। ठीक है, बट अगर वन यूनिट नहीं हुआ सर, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, जितना एरिया उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर सर वन यूनिट नहीं हुआ, एरिया कोई हुआ ए, एरिया कोई हुआ ए। ठीक है, अब इस ए एरिया से कितनी लाइन जाएंगी वो कैसे देखेंगे? मान लो कितनी भी जा रही है, हमें क्या पता? हमें वन यूनिट से तो पता है ना कितनी जाती हैं, वन यूनिट से कितनी जाती हैं वो पता है। और एरिया, एरिया के परपेंडिकुलरली जानी है सारी लाइन। मतलब एरिया वेक्टर तो क्या होता है? नॉर्मल टू द प्लेन, एरिया वेक्टर इधर ही होता है। तो आप ये सारी की सारी प्लेन के तो परपेंडिकुलर जा रही हैं, प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, ये सारी की सारी प्लेन के परपेंडिकुलर भी जा रही है। हम एक केस लेते हैं, सारी लाइंस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ए एरिया से जा रही हैं। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है ए यूनिट, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो वन यूनिट एरिया से कितनी जाएंगी? ई, क्योंकि देख लो ऊपर डेफिनेशन यही लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मैग्नीट्यूड क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। और ऊपर वाली डेफिनेशन पढ़ो, हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया,
पर यूनिट एरिया नहीं चाहिए, थ्रू एन एरिया, एरिया कितना ए ले लिया मान दिया। तो ई डॉट ई को अगर मैं ई के मैग्नीट्यूड को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं, बेसिकली ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आप मुझे ये बताओ, ई इंटू ए, ये क्या हो जाएगा बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस, ये बेसिकली क्या बन जाएगा नंबर ऑफ लाइंस। मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला आता कैसे है, बच्चे उसको रट के तो रखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड को ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एरिया ए से जो परपेंडिकुलरली पास कर रही है उनका काउंट है, ठीक है। तो 1 यूनिट से पास करने वाले का काउंट ई है, ई इंटू एरिया कर दिया, वो क्या हो गया नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया ए। तो यही तो आपका फ्लक्स आ गया, यही तो आपका, इसी को तो फ्लक्स बोला था, इसी को तो फाई बोला था, ठीक है, इसी को तो फाई बोला था, इसी को तो फाई बोला था। अभी देखो डेफिनेशन ऊपर क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें सारी लाइंस नॉर्मली ही जा रही हैं, इस एग्जांपल में सारी की सारी लाइंस नॉर्मली जा रही हैं, सारी नॉर्मल जा रही है, मैंने देख लिया 1 यूनिट एरिया से जाती हैं ई, ए एरिया से कितनी जाएंगी ई इंटू ए, नॉर्मली जा रही है, वो मैंने एग्जांपल लिया। तो आपका एक बेसिक एग्जांपल आ गया कि फाई क्या होता है, बेसिकली ई और ए का प्रोडक्ट होता है, ई इंटू एरिया का प्रोडक्ट आपका फाई होता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो ये अजम्पशन लिया था कि सारी लाइन परपेंडिकुलरली जा रही हैं, अगर लाइंस परपेंडिकुलरली नहीं गई तो, अगर लाइंस परपेंडिकुलरली नहीं गई तो, मान लाइंस ऐसे जा रही हैं, लाइंस ऐसे जा रही हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं जा रही, लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे सर, इस केस में क्या करोगे, इस केस में आपके पास क्या करोगे, एरिया तो आपका इधर होगा, एरिया वेक्टर तो कहीं इधर होगा ना, एरिया वेक्टर तो ये है, प्लेन आपका यहां पर है, प्लेन आपका ये रहा, प्लेन सर हमारा यहां पर है। तो इस केस में क्या करेंगे, अब बताओ, अब बूझो तो जाने, क्योंकि अब अगर बूझ गए तो फिर चीजें समझ आ जाएंगी। बेसिकली मैं इसको थोड़ा रेड कलर से कर देता हूँ, दिख भी जाए आपको, एरिया ए है, ये है आपका एरिया ए वेक्टर इधर है और ई वेक्टर इधर है, और इनके बीच कुछ एंगल है थीटा का, ठीक है। अब तो लाइन एरिया के जो प्लेन का एरिया, एरिया वेक्टर नहीं, प्लेन का एरिया, प्लेन के एरिया के परपेंडिकुलरली नहीं जा रही, ठीक है। अब नहीं जा रही तो सर क्या करते हैं, इसको ना प्लेन को एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तो ऐसा लो, रुको मैं दिखाता हूं आपको, एक तो प्लेन के एरिया को ऐसा लो, ये वाला कंपोनेंट ले लो, ये वाला, और एक प्लेन के एरिया को ऐसा ले लो, मतलब एरिया जो है वेक्टर है उसके दो, एक शेडो इधर ले लो, एक शेडो इधर ले लो। जितनी लाइन, आप ये एक बार थोड़ा लॉजिकली सोचो, जितनी लाइन इससे जा रही है क्या वो इस एरिया से भी जा रही है, जितनी लाइन इससे देखो 4 लाइन जा रही है, और इस एरिया से भी कितनी लाइन जा रही है, 4 ही लाइन जा रही है। तो सारी लाइन इससे जो जितने काउंट इसका आएगा उतना ही काउंट इसका आएगा, काउंट तो ठीक आएगा। तो मतलब जितना फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है उतना ही फ्लक्स ये वाले के साथ भी लिंक्ड है, और ये वाले के साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी है कि वो सारी नॉर्मली भी जा रही है। इस वाले के साथ एक एडिड एडवांटेज ये है कि सारी इसके साथ तो नॉर्मली ही जा रही हैं, यहां पे सारी की सारी नॉर्मली जा रही हैं, 90 डिग्री पे जा रही है। तो आप क्या करो कि सर अगर मैं इसके साथ, अगर ये एरिया ए है तो इसके साथ अगर मैं इसके साथ फ्लक्स निकाल लूं तो वही फ्लक्स मेरा एरिया ए का भी होगा, एरिया ए का भी होगा। तो मैं ऐसा एरिया लूं जो लाइंस के परपेंडिकुलर हो। ये कौन सा है, बेसिकली ये एरिया परपेंडिकुलर है, ऐसा एरिया जो लाइन के परपेंडिकुलर है वही एरिया लेना है, जो लाइंस के को जिनको जिस एरिया को लाइन परपेंडिकुलरली कट के जा रही है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट एरिया, क्योंकि उससे जितनी लाइन जा रही है वो टेढ़े वाला जो एरिया है ना, टेढ़ा वाला एरिया, कि टेढ़ा है पर मेरा है, आता है ना एक कुरकुरे का ऐड, टेढ़ा है पर मेरा है, तो वैसा ही है कि कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा है पर मेरा काम चल जाएगा उससे। तो उस तरीके से देख लो। तो फाई का
जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा वो आना चाहिए बेसिकली ई इंटू एरिया। कौन सा काउंट करना है हमें? बेसिकली परपेंडिकुलर। एरिया कौन सा लेना होता है हमें? ई का, फाई का। दिस इज मोर जनरल, ठीक है, दिस इज मोर जनरल। ई इंटू एरिया तो था अगर सारी लाइन नॉर्मली, अगर नॉर्मली नहीं जा रही तो बेटर है कि ई इंटू एरिया। अब एरिया परपेंडिकुलर कितना होगा आपका? देखो एरिया परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये एरिया है ए, ये एंगल भी होगा थीटा, ठीक है, ये देख लो यहां पे, अगर ये एंगल थीटा होगा ना तो ये एंगल भी थीटा, इन दोनों के बीच भी, लाइन के बीच भी एंगल थीटा होगा। आप थोड़ा सोच के देखो, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और इसके बीच एंगल थीटा है, तो वर्टिकल और स्लांट हाइट के बीच भी एंगल थीटा होगा। तो इसके बीच यहां पे ये एरिया परपेंडिकुलर हो गया, तो एरिया परपेंडिकुलर कोस थीटा लिख सकता हूं मैं। एरिया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा आपका एरिया परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं तो आपका फाई कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो फाई क्या आ जाएगा आपका? ई डॉट ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? ये एक स्केलर होता है, स्केलर होता है, और ये भी क्या है? एक, ये भी क्या है? नंबर है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नंबर। तो अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फाई का एक आपके पास बेसिक फॉर्मूला रेडी हो गया इस टॉपिक से। फाई का एक फॉर्मूला रेडी हो गया कि फाई कैन बी रिटन एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज ई डॉट ए। ई डॉट ए अगर रेडी हो गया आपका, ई डॉट ए रेडी हो गया, तो अगर आपका ई डॉट ए के बाद आप ये बोल सकते हो सर अगर एरिया ऐसा सीधा सीधा नहीं हुआ, टेढ़ा मेढ़ा हुआ, तो अगर एरिया सीधा सीधा नहीं हुआ कि सर कोई अगर एरिया रेंडमली ऐसा एरिया हुआ मान लिया, ठीक है, मान लिया ऐसा ऐसा एरिया, ठीक है, ये आपका एरिया हुआ, ये ले लेते हैं सर, कोई ऐसा एरिया हुआ और ये कोई मान लिया सरफेस का ऐसा पार्ट है, तो इसमें क्या होएगा? इसमें तो सर हमारे पास क्या होगी, और लाइंस भी ऐसे सीधी सीधी नहीं जा सकती, लाइंस भी तो ऐसे ऐसे बना सकती हैं, अलग अलग एंगल बना सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है लाइंस का ना, लाइंस का कोई फिक्स पैटर्न थोड़ी है, लाइंस तो ऐसे ऐसे भी जा सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटे छोटे एरिया को काउंट करो, यहां का एरिया लो, यहां का एरिया लो और यहां का एरिया लो, ठीक है। हो सकता है कि ये एरिया इधर आए, क्योंकि एरिया क्या था? नॉर्मल टू सरफेस। तो सपोज ये छोटा एरिया है DA1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सपोज E1, यहाँ पे एरिया इधर आए, ये आएगा DA2, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की साइड, ये आएगा E2, वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे इस तरीके से एरिया आपका इधर आए, ये आएगा A3 या DA3, और वैल्यू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर आ जाए E3। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो इन क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे सर, इसमें तो वो सीधा सीधा नहीं लगेगा, तो इसमें जो फ्लक्स है, छोटे फ्लक्स तो निकल जाएंगे ना। D∅1 कितना आएगा? D∅1 कितना आएगा? यहां से फ्लक्स कितना आएगा? यहां से फ्लक्स निकल जाएगा ई डॉट E1 डॉट DA1, D∅2 आ जाएगा, उसकी लाइन आ जाएंगी E2 डॉट DA2, और ऐसे ऐसे करते करते सारी लाइंस आ जाएंगी। और अगर मैं इनको सम कर दूं, इसको सम कर दूं, तो ये फाई टोटल आएगा, फाई टोटल, और फाई टोटल कितना आएगा? बेसिकली E1 डॉट DA1 प्लस E2 डॉट DA2, और ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट, कितने छोटे छोटे एरिया पूरे सरफेस पे हो सकते हैं? सर आप बोलोगे इनफाइनाइट हो सकते हैं। अभी देखो एक सरफेस को छोटे छोटे पार्ट में कितनी जगह डिवाइड कर जा सकता है? इनफाइनाइट। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टर्म आएंगे। सर इनफाइनाइट को कैसे सोल्व किया जाता है? इनफाइनाइट को सोल्व करने का तरीका है, छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर को ऐड करेंगे, बाय डेफिनेशन उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं ना। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ही वही होता है कि छोटे छोटे नंबर को ऐड करना, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा E डॉट DA, आपका मोर जनरल, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। E डॉट DA का इंटीग्रल कर दोगे तो आप किसी भी सरफेस, रेदर देन वो सीधी सीधी नहीं होनी चाहिए, तो बहुत एक्यूरेट चला गया ना, इसमें तो बहुत आगे चला गया। E डॉट DA का इंटीग्रल ले लोगे तो आपको मिलेगा बेसिकली दिस इज मोस्ट जनरल, मोर जनरल मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो दिस इज मोस्ट जनरल
फॉर्मूला, ठीक है, ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला, एंड दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पासिंग नॉर्मली थ्रू आ सरफेस, उस सरफेस के साथ कितनी लाइंस नॉर्मली पास कर रही हैं, ये आपको ये बता देगा। द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस विल बी गिवन बाय ई डॉट डी ए का इंटीग्रल कर दोगे आपको तो आ जाएगा, ठीक है। क्या सर ये हमको इंटीग्रल करना है? इंटीग्रल रेयरली नहीं, मतलब बहुत ही रेयर कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें इंटीग्रल सोल्व होगा, अदरवाइज तो लॉजिक से ही सोल्व हो जाता है, करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस दिस ये करके अब आपका क्या होता है, तो बेसिकली तीन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो आ गया एक फॉर्मूला आ गया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक फॉर्मूला आ गया ये मोर जनरल और भी मोस्ट जनरल फॉर्मूला, और इसमें भी मतलब इसको इस तरीके से याद रख लेना, ई डॉट ए को बेसिकली ई ए कॉस ऑफ थीटा, ये भी है इसका पार्ट ही है, ये भी सेम ही है, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा विल डिसाइड कि कैसा होगा वैल्यू। अब ये एक नंबर है, अब आपने बोला कि सर अब फ्लक्स तो आपका कितना आया, फाई कितना आया, फाई आपने करा सर इंटीग्रल ई डॉट डी ए, सबसे जनरल वाला ले लेते हैं, या फिर और ई डॉट, अगर एरिया एक कांस्टेंट एंगल बनाएगा तो ई डॉट ए ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, इन दोनों में से तो कोई तो आएगा ही, एरिया का एंगल चेंज होगा तो इंटीग्रल लगाओगे, नहीं चेंज होगा तो ई डॉट ए लगाओगे, आएगा तो कोई नंबर ही ना। और डॉट प्रोडक्ट कैसा आता है, डॉट प्रोडक्ट के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव, डॉट प्रोडक्ट तो आपका सर पॉजिटिव भी हो सकता है, यहां पे बेसिकली फाइव पॉजिटिव भी हो सकता है, यहां पे फाइव नेगेटिव भी हो सकता है, और यहां पे फाइव जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का क्या मतलब होगा, फाइव पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, फाइव नेगेटिव का क्या मतलब होता है, और फाइव जीरो का क्या मतलब होता है। फाइव पॉजिटिव, फ्लक्स को पॉजिटिव तब बोला जाता है जब ज्यादा लाइंस क्या करें, लीव करें और कम लाइंस एंटर करें। तो लीविंग फ्लक्स है सरफेस से, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और एंटरिंग फ्लक्स इज कॉल्ड नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ लाइंस लीविंग, जो लाइंस लीव कर रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस लीविंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग, क्योंकि हो सकता है साइमल्टेनियसली सरफेस के अंदर कुछ लाइन एंटर भी कर रही हो और कुछ लाइन लीव भी कर रही हो, ठीक है। तो वो ज्यादा आएंगी, कौन सी लाइन आपकी ज्यादा आएंगी, जो लाइंस लीव कर रही हैं वो ज्यादा आएंगी, और जो लाइंस एंटर कर रही हैं वो कम होगी, ठीक है। एंटरिंग फ्लक्स इज पॉजिटिव और लीविंग फ्लक्स इज नेगेटिव, तो ओवरऑल सम पॉजिटिव आना है, तो पॉजिटिव वाला फ्लक्स ज्यादा आएगा और लीविंग वाला फ्लक्स कम आएगा, तो टोटल सम, क्योंकि ये फाइव है टोटल, यहां लिखा नहीं है, लिख देता हूं फिर से, ये है फाइव टोटल, पीछे जाके भी लिख देता हूं, टोटल पीछे तो लिखा ही हुआ है यहां पे, तो फाइव टोटल की बात हो रही है, एंटरिंग और लीविंग की बात नहीं हो रही, ठीक है। फाइव टोटल बेसिकली होता है फ्लक्स लीविंग माइनस फ्लक्स एंटरिंग, ठीक है, या प्लस फ्लक्स एंटरिंग, और ये खुद ही नेगेटिव है, दोनों कितना लीव कर रहा है और कितना एंटर कर रहा है। और ये वाला टर्म क्या होता है, फ्लक्स जो लीव कर रहा होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और फ्लक्स जो एंटर कर रहा होता है इट इज नेगेटिव, ये होता है। अब दोनों का सम पॉजिटिव कब आएगा, जब लीविंग फ्लक्स ज्यादा होगा और एंटरिंग फ्लक्स कम होगा। दोनों का सम नेगेटिव कब आएगा, सर नेगेटिव के लिए भी तो यही लिख सकते हैं, बट उल्टा लिखना पड़ेगा, इसी को कॉपी कर लेता हूं और इसी को लिख देते हैं, बट क्या उल्टा कर देंगे एक बार के लिए, इस बार क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस
लीविंग, जितना सरफेस को लाइन लीव कर रहा है वो क्या होगा, देखो इससे इससे ना थोड़ा सा गॉस लॉ में जाने पे हेल्प मिलेगा मुझे। नंबर ऑफ लाइंस लीविंग इज लेस देन द नंबर ऑफ लाइंस, ज्यादा लाइंस एंटर कर रही होंगी, और कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन्हीं पे भी आते हैं। और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस लीविंग इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि सर कोई लाइन एंटर ही ना करे और कोई लाइन लीव ही ना करे, तो कोई सरफेस के अंदर लाइन एंटर ही ना करे और कोई लाइन लीव ही ना करे, तो दोनों जीरो होंगे, जीरो इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, तब भी 5 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये कब होता है, जब आपका फ्लक्स, जैसे मान लीजिए ये लीजिए, ठीक है, अब आपका फ्लक्स ये सरफेस से, ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है, ये सरफेस से अगर फ्लक्स ऐसा जा रहा है तो आप बोलेंगे कि देखिए सर परपेंडिकुलरली जा रहा है, किसी एंगल पे जा रहा है तो भी ठीक है, बट अगर लाइंस इसी के प्लेन में आ जाए, इसी प्लेन में आ जाए, तो इससे तो पास नहीं करी ना, इसके प्लेन से ही पास करेगी, इसको क्रॉस सेक्शनली तो एंटर नहीं करी ना। तो जब लाइंस उसी के प्लेन से पास करने लगे तो फ्लक्स जीरो हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लक्स जीरो तब भी होता है जब लाइंस उसको क्रॉस सेक्शन को एंटर ना करें। ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन को एंटर ही ना करें, उसके क्रॉस सेक्शन के अंदर से ही चली जाएं, बस उसी प्लेन से चली जाए, तो आपका फ्लक्स जीरो होता है तब भी। ठीक है, तो यानी कि तब थीटा क्या हो जाएगा, बेसिकली 90। तो मैं एक एक करके डील करता हूं उनको भी। ठीक है, फ्लक्स जीरो का मतलब है, जैसे फाई जीरो होने का क्या मतलब है, फाई जीरो होने का क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन कि ई ए कॉस थीटा इज जीरो, यही है, ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कॉस थीटा इज क्या रहेगा, जीरो, और यानी कि थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का, और एरिया कहां लाई करता है, एरिया लाई नॉर्मल में लाई करता है, मतलब प्लेन किधर होगा आपका, प्लेन यहीं पर होगा, आपका प्लेन ऐसा ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी के प्लेन से जा रही हैं, उसी के प्लेन से जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी के प्लेन से जा रही हैं, तो फ्लक्स क्या आएगा, ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आएगा, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। और आप एक बात और भूलते हो, आप यहां पे गलती करते हो, ये थीटा ना कई बार, ये थीटा कई बार किसके साथ दे दिया जाता है, ये थीटा कई बार प्लेन और फील्ड के बीच में दे दिया जाता है, जबकि ये प्लेन के नॉर्मल और किसके बीच होता है, प्लेन के फील्ड, फील्ड और प्लेन के बीच का नहीं, फील्ड और नॉर्मल के बीच का है, बेसिकली नॉर्मल, ये है नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, नॉर्मल ही होता है एरिया, कोई भी सरफेस है, जैसे ये, अगर इसका एरिया देखना है, एरिया ए तो आएगा बट उसका डायरेक्शन आएगा इसके नॉर्मल, ये ध्यान रखना है, समझ। तो एक तो ये कि ये कौन सा, और दूसरी गलती आप जहां करोगे वो भी बता देता हूं, दूसरी गलती वही यहां पे करोगे कि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में आपको इस तरीके का दिया होता है, ये है एरिया, सपोज ये एरिया है, जैसे मान लिया ऐसा दे दिया, ये एरिया है, रुक जाओ, अरे हो जा, बन जा, बन गया, गुड। अगर ये एरिया है, थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं, मान लो ये एरिया है, बन गया, हाँ ये एरिया दिख रहा है आपको, ए, रुक जाओ, ऐसा, हाँ, और अब आपको कोई ये दे दिया फील्ड, फील्ड दे दिया ई, और एरिया और इसके प्लेन के बीच एंगल दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, और एरिया की वैल्यू दे दी, ये एरिया जो है 2 मीटर स्क्वायर है, और ई का वैल्यू जो है सपोज 10 न्यूटन पर कूलम है, और आपसे पूछ लिया, आपसे पूछ लिया फ्लक्स बताओ, आपसे पूछ लिया फ्लक्स बताओ, फ्लक्स बताओ, फाई बताओ, आप क्या करेंगे, आप जल्दी से देखेंगे कि सर फाई का फॉर्मूला पता होता है, ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई का वैल्यू पता है 10, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, और कॉस ऑफ 30 डिग्री। जैसे ये पुट किया बच्चे गलत हो जाएगा, जैसे ये पुट किया 30 डिग्री गलत हो जाएगा, क्योंकि 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 एरिया जो है, एंगल जो है वो नॉर्मल के साथ है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उधर वाला है, तो थीटा ये लेना है 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा को जब लेने जाओगे ना, थीटा को लेने के लिए
तो दिस विल बी योर थीटा, दिस विल बी योर थीटा। तो थीटा को क्या पुट करना है, ये नहीं 10 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री पुट करना है। यानी कितना आएगा 10 इंटू 2 कॉस 60 कितना आता है 1/2, तो कितना आएगा 10। ठीक है 10। अब सर 10 का यूनिट क्या होता है, 10 यूनिट। अब सर फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो होता है वेबर। मैं पीछे ही जाके लिख देता हूं, आप भी वहीं लिख लीजिए जाके। फ्लक्स का जो यूनिट होता है, ये जो लिखे हैं, इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं वेबर, VEBER। ठीक है, या आप इसको उसमें भी लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर से। ठीक है, एसआई यूनिट फ्लक्स का उससे अगर आप डिराइव करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। कैसे लिखेंगे सर इसको, फ्लक्स को सर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एसआई यूनिट अगर हम इसका लिखना चाहें तो आप ई का यूनिट, एसआई यूनिट पता है, ई का एसआई यूनिट क्या है, ई का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। एरिया का भी पता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हो, अगर इस तरीके से भी दिख जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे भी दिख जाता है आपको फ्लक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, इसमें भी दिख जाता है। ठीक है, वेबर जो होता है, एक्चुअली वेबर इसका नहीं होता, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। तो वेबर से कंफ्यूज मत करना, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आएगा अभी 12th के कोर्स में आएगा। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए नहीं, यहां पे ये आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो सर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा कर लो, अब दिख जाएगा। 2010 में आया था नीट के क्वेश्चन में डायरेक्टली। उन्होंने पूछा एक स्क्वायर है, एल साइड का दिया हुआ है, प्लेन पेपर के प्लेन में, जो आपको प्लेन दिख रहा है इसी प्लेन में वो स्क्वायर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वोल्ट पर मीटर है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों सेम यूनिट होते हैं। वोल्ट पर मीटर वाली पोटेंशियल के टाइम पढ़ेंगे, बट दोनों सेम ही यूनिट है। एक्टिंग अलोंग अ प्लेन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, ये दी हुई है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस इज शोन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको क्या लगेगा, एरिया कहां पर है, एरिया हमको एंगल ये सब नहीं ढूंढने, थीटा कहां पे है पहले वो पता तो होना चाहिए, थीटा किसके साथ है। बच्चे क्या करेंगे, ई एरिया स्क्वायर का कितना होता है, एल स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, ऑप्शन दिख रहा है बी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल राइट बी, बट ये गलत है, अब आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्या कोई लाइन कहां है, उसी प्लेन में, स्क्वायर कहां रखा है, उसी प्लेन में। तो ये तो वही केस नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो गया, ये साइड व्यू देखोगे जब इसका, कि जिस प्लेन में स्क्वायर है उसी प्लेन से लाइन पास कर रही है, तो एरिया तो नॉर्मल होता है ना। तो एरिया वेक्टर इज, एरिया तो नॉर्मल होगा ना इस प्लेन के, नॉर्मल मतलब या तो अंदर की साइड या बाहर की साइड कहीं पे, तो एरिया तो यहां पर होगा ना। तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ बनाता हूं सपोज, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये तो नॉर्मल होंगे ना, 90 डिग्री पे होंगे ना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर होगा या बाहर होगा कहीं पे भी। तो थीटा कितना होगा, थीटा जो वो वाला थीटा है, कोस ऑफ थीटा इनके बीच। ठीक है, तो फ्लक्स कितना आएगा आपका, E इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कोई भी थीटा नहीं पुट करना, कंफ्यूज करने के लिए यही करते हैं कि वो चेक कर रहे होते हैं, भाई तुमको थीटा तो पता है ना, कौन सा फ्लक्स के लिए कौन सा एंगल लेना है, तो ये ध्यान रखना होता है। एरिया इस बार ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन के अंदर है या स्क्रीन के बाहर है, नॉर्मल है और वो इसी प्लेन में है। तो अगर आप ये देख लो, देखो ऐसा है, ये देख लो ऐसा, फील्ड लाइंस ये है, ये मेरे फिंगर्स को ले लो, फील्ड लाइंस है, और ये हो गया एरिया, कितना एंगल बना रहा होगा, दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है, इस तरीके का है ये सिचुएशन। तो आपका आंसर आएगा 0, दिस वुड बी योर आंसर, क्योंकि देखो ना लिखा तो है, कहा लिखा है, ये लिखा है प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन। ठीक है, उसी प्लेन में है, तो सेम प्लेन में लाई कर रही है, तो सेम प्लेन में कोई भी लाइन उसको एंटर ना तो एंटर करेगी ना लीव करेगी, तो एंटरिंग फ्लक्स भी 0 है, लिविंग फ्लक्स भी 0 है, तो आंसर भी 0 है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 2006 में आया था, सेम क्वेश्चन है, आंसर ही 0। पढ़ो, अ स्क्वायर ऑफ साइड एल, दिस यूनिफॉर्म फील्ड दिस इन द प्लेन ऑफ पेपर,
फील्ड कहां पर लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिमिटेड टू इन द प्लेन ऑफ पेपर ओनली टू लोअर हाफ। तो लोअर हाफ देने का मतलब है कि बच्चे ना L²/2 ले लेंगे और कोस कुछ भी ले, बट जब वो प्लेन ऑफ पेपर में ही है ना तो उसको एंटर करेगा, ठीक है, ना तो वो उसको एंटर करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ऐसा यूनिट एसोसिएटेड विद द फ्लक्स सरफेसेस, कोई नहीं भाई, जीरो आंसर आएगा, क्योंकि इस बार भी क्या होगा, वही सिचुएशन होगा। बेसिकली इस तरीके का है ये, इस तरीके का। मैं अगर इसका साइड व्यू बनाऊं, साइड व्यू बनाऊं, साइड व्यू बनाऊं तो इस तरीके का है कि लाइंस यहां पे ऐसे जा रही हैं, लाइंस ऐसे जा रही हैं उसी प्लेन में से, लोअर हाफ में से, ठीक है, लाइंस बस लोअर हाफ में से जा रही हैं और एरिया जो है इधर की साइड होता है, एरिया जो है इधर की साइड होता है। तो लाइंस और इसके बीच एंगल कितना होता है, एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल भाई 90 डिग्री होता है, ठीक है। लोअर हाफ ऑफ एरिया के बीच के एंगल के 90 डिग्री होगा, तो इस वजह से आंसर 0 आ जाएगा। तो ये फ्लक्स के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको लॉजिकली सॉल्व करना होता है। यही 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है फ्लक्स का। मैंने एकदम से बताया कि ई ए cos थीटा आया कैसे। ई ए cos थीटा आया डेफिनेशन से। कौन सी डेफिनेशन यूज की हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी था जो ई के मैग्नीट्यूड के बारे में बोला था, समझ आया। अब चलते हैं गॉस लॉ पे। गॉस ने क्या बोला, गॉस लॉ पे चलने से पहले एक और स्टेटमेंट देख लो, एक और स्टेटमेंट ये देख लो। इसको मतलब ये मत देखो अभी, ये मत देखो, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं, एक स्टेटमेंट बता रहा हूं। अगर आपको ये सिंबल दिखे, सिंबल बता रहा हूं एक बेसिकली, अगर आपको ये सिंबल दिखे E.dA, अगर आपको ये सिंबल दिखे और यहां पे ये सर्कल दिखे, यहां पे बेसिकली एक ये सर्कल भी दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है फाई या फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस, फ्लक्स एसोसिएटेड with a closed surface, ठीक है। अगर आपको दिखेगा, ये सिंबल दिखेगा, तो इसका मतलब ये है कि फाई क्लोज सरफेस के साथ है, कि जो आपका जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना दिखने वाला है, ये सिंबल दिखने वाला है। फिर आप पूछोगे सर ये गोल गोल सा क्या आ गया, तो पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर आपको ये गोला सा दिखे उसके ऊपर, तो मतलब जो सरफेस है ना, जो सरफेस है जिसपे फ्लक्स का काउंट हो रहा है वो क्लोज्ड है, बस इतना सा है, ठीक है। अभी तक हम ओपन सरफेस की बात कर रहे थे तो वहां पे क्लोज नहीं लगा था, मतलब यहां से यहां तक एरिया है। बट अगर वो एरिया पूरा का पूरा बंद हो जाए, क्लियर हो गया जैसे, ठीक है, तो मान ले उस सरफेस के साथ बात कर रहे हैं तब की बात। जैसे रूम है, ये रूम बंद है, ठीक है, आपका रूम है, आपका रूम बंद है, तो एक क्लोज सरफेस हो गया ना। तो अगर इस क्लोज सरफेस के साथ फ्लक्स निकालो कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द रूम, टोटल नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द रूम, तो तब क्या करेंगे, तब कैसे उसको निकालेंगे हम, तो वो बताया गॉस ने। गॉस ने क्या बोला, गॉस ने सारी की सारी बातें क्लोज सरफेस के लिए बोली, ठीक है। गॉस ने सारी की सारी बातें क्लोज सरफेस के लिए बोली। उसने बोला, देखो सिंपल था, उसने बोला भाई मैं टोटल काउंट ना, आपको वो इंटीग्रल सोल्व नहीं करना, मैं उस इंटीग्रल का वैल्यू बता देता हूं, समझ आया। जो भी इंटीग्रल आया ना पीछे, उसने बोला कि इसको सोल्व मत करो, मैं ना तुमको एक आइडिया देता हूं, चुपके से बता देता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आसानी से उसने ना वैल्यू बता दी। उसने बोला कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस, एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ कुछ वर्ड स्टार्ट मार्क कर रहा हूं, क्लोज्ड और नेट होना चाहिए। एक तो क्लोज्ड इंपॉर्टेंट है और एक नेट है। बेसिकली सारा काउंट, लीविंग और एंटरिंग सारा काउंट कर रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज enclosed by that surface। सिंपल सा बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज नथिंग बट
1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that surface और that closed surface। ठीक है, अगर यहां लिखना है तो यहां भी लिख लो नेट दैट क्लोज्ड सरफेस, वो क्लोज सरफेस की ही बात कर रहा है। तो उसने ये बोला कि भाई फाई जो टोटल होगा, फाई नेट जो होगा वो बोला कि भाई ये कितना होगा, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट बाय टाइम्स होगा किसके लिए, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, फाई नेट इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया ना, और एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपको ये इंटीग्रल का वैल्यू देके चला गया सीधा ही, देखो कहां से, क्योंकि फाई नेट का वैल्यू तो हमें पता ही है, तो मैं देखो लिखता हूं, हमको फाई नेट ओवर अ क्लोज सरफेस तो पता ही है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, उसने बता दिया इसका वैल्यू हम बता देते हैं, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको ये सॉल्व नहीं करना है, आपको जब भी कोई फ्लक्स पूछेगा ना तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये है, फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये है, बट आप ये नहीं बताओगे, आप ये बता दोगे। क्लोज सरफेस होना चाहिए, किसके लिए आएगा, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। और ये कौन सा चार्ज है, ये एनक्लोज चार्ज है, मतलब जैसे यहां पे मान लो ये अगर ये कोई सरफेस है, ये अगर कोई सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस ले लो आप, क्लोज सरफेस हो गई। अब यहां पे चार्ज है सपोज Q1, ये पॉजिटिव है, ये सपोज नेगेटिव चार्ज है Q2, और यहाँ पे Q3 चार्ज है, ये पॉजिटिव है, बाहर एक Q4 चार्ज है वो पॉजिटिव है, एक यहां पर चार्ज है Q5 वो भी पॉजिटिव है। तो Q एनक्लोज्ड का क्या मतलब है सर, Q एनक्लोज्ड का क्या मतलब है, हमें बस अंदर वाले चार्ज लेने हैं, अंदर वाले चार्ज लेने, एक ये लेना है, 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 तो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस से मतलब है। तो कितना आएगा, एक आएगा Q1 प्लस का, दूसरा आएगा माइनस का, तो Q2 क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो तीसरा भी आएगा पॉजिटिव, तो Q3, तो ये तो आएगा आपका Q, ये तो आएगा Q। ठीक है, आउटसाइड चार्जेस आर नॉट कंसीडर्ड बिकॉज हमें अंदर वाले चार्जेस से मतलब है। तो ये है हमारी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, हमें सिर्फ अंदर वाले चार्ज लेने हैं, बाहर वाले नहीं लेने हैं, इतना सिंपल है। ये मान के लॉजिक अगर चलोगे तो चीजें आसान रहेंगी आपके लिए भाई, सीधे सीधे समझ आ जाएगा ना कि भाई यहां से यहां जाना है, अंदर बाहर की चीजें देख लो। फिर एक ना एक दिमागदार क्वेश्चन आएगा, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, ये देखो लॉजिक बहुत अच्छा होता है, किसी को अगर समझ आना है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, तो इसकी बात सुनो, ये तो चलो सबको पता है, ये वाला सबको पता होता है। और इसमें भी ना जो ये बताया अभी, इसमें पूछ लेंगे सर सरफेस पे चार्ज हुआ तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि सरफेस पे भी तो हो सकता है चार्ज, सर बाहर वाला ले लिया छोड़ दिया, अंदर वाले को काउंट कर लिया, बट अगर सरफेस पे ही रखा हुआ तो वो ना तो अंदर है ना ही बाहर है, सरफेस वाले चार्ज का क्या करना है। एक तो क्वेश्चन ये कि व्हाट विल हैपन विद द सरफेस चार्ज, उसको काउंट करना है कि नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन आता है सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज का है या अंदर वाले चार्ज का है। जैसे ही मैं ये क्वेश्चन पुट करता हूं ना, अंदर वाले चार्ज का है कि सारे चार्ज का है, या बाहर वाले चार्ज का है, या सरफेस वाले चार्ज का है, बच्चे बोलते हैं कि सर ये देखिए यहां पे ना अंदर वाले चार्ज को कंसीडर किया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बस उनका होगा, उनका होगा। ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम फील्ड लाइन से आई लेके आए ना, फील्ड लाइन, और फील्ड लाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करती है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट का सारे चार्जेस की वजह से आता है, अंदर बाहर सरफेस सारे। ठीक है, तो अगर इतना नोशन स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको ये काउंट करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर गिवन है, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस लाइंग इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस। बट राइट हैंड साइड पे जो Q एनक्लोज्ड है वो बस अंदर वाला चार्ज है। ठीक है, बच्चे यहां पे मिसकंसेप्शन जनरेट कर लेते हैं कि इधर अंदर वाला चार्ज है तो अंदर वाले चार्ज का ही फील्ड होगा। अगर आप ये नोशन लेके गए और पूछ लिया कभी
गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो, दिस इज नोट है, ये नोट में लिखना है इसको। ठीक है, नोट में लिख रहा हूं इसको भी। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ऑल द चार्जेस। ठीक है, लाइन कहां पे, आइदर इनसाइड और आउटसाइड और ऑन सरफेस, कहीं पे भी लाई करें, सबकी वजह से आएगा। तो एक बात ये ध्यान रखनी होती है, क्योंकि देखो ना, उसको हम फॉर्मूला को ब्रेक करके देख लेते हैं, ब्रेक करके देख लेते हैं कि सर ये किसकी वजह से आएगा, ये किसकी वजह से आएगा और ये किसकी वजह से आएगा। तो जब आप ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्यू इनक्लोज सिर्फ अंदर वाले चार्ज है, इधर का है और ये किसका है। क्या हमें इंटीग्रल को सर सोल्व करना है? नहीं सोल्व करना होता, इसको ये निकल जाता है। ठीक है, इंटीग्रल से अगर ई की वैल्यू निकालने का एक ऑल्टरनेटिव होता है। ये कूलम्स लॉ ने एक मेथड बताया था, जो हम ई की वैल्यू निकाले ना, सारी स्टडी करें, एक मेथड ये भी बताता है ई की वैल्यू सिमेट्रिक केसेस के लिए निकल सकती है। यहां से करेंगे, अभी आते हैं धीरे 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 ई का वैल्यू निकालना भी सीखेंगे कैसे निकलेगा। बट क्योंकि इंटीग्रल से आपको डर लगता है, जैसे आप नॉर्मली क्या होता है, इंटीग्रल देखा, क्लोज भी आ गया, डॉट प्रोडक्ट भी आ गया, देखो तीन भारी भारी बातें आ गई। पहले आ गया इंटीग्रल, फिर एक क्लोज सरफेस का लग गया, एक डॉट प्रोडक्ट लग गया, वेक्टर गायब होता है बच्चों का। तो आधे तो ऐसे ही उड़े रहते हैं कि सर ये तो नहीं समझ आ रहा, हम तो इससे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ नहीं करना, वो इंटीग्रल को सोल्व ही नहीं करना, उसकी वैल्यू सोल्व करके दे दिया क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रूफ है सर? प्रूफ नहीं है कोर्स में, बस इतना सिंपल सा बात समझ लीजिए। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं है हमारे कोर्स में, प्रूफ नहीं करना होता। करते भी हैं कुछ लोग प्रूफ, तो वो बहुत छोटा एक सिंप्लीफाइड प्रूफ होता है, ऐसा जनरलाइज प्रूफ नहीं होता। ठीक है, वो एक स्फीयर को एक स्फेरिकल सरफेस लेके प्रूव कर देंगे, एक पॉइंट चार्ज लेके प्रूव कर देंगे, बट इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, एक कोई जनरलाइज प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो वो बस एक सिंप्लीफाइड केस करके आपको प्रूफ करके दिखा रहा है कि या कि देखो प्रूफ हो गया। गोस ने बहुत बड़ी बात बोली थी, गोस ने इतनी छोटी सी बात नहीं बोली थी कि एक पॉइंट चार्ज और एक स्फीयर लेकर के प्रूव कर दें कि हाँ देखो दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, इतना छोटा नहीं था गोस का बात, समझने में आपको बहुत साल पढ़ना पड़ेगा उसको, तब जाके ये पूरी बात डिटेल में समझ आएगी। अच्छा, ये इसके इक्वल क्यों आ गया? तो बहुत बड़े आदमी थे। चलो जल्दी से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब अगर क्वेश्चन पे तो रुको, आता हूं अभी, एक मिनट रुक जाओ। अगर आपका ये आ गया, मान लिया किसी ने पूछ लिया कि सर सरफेस पे चार्ज हुआ, तो अगर ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर चार्ज हुआ ठीक है, अगर कोई सरफेस के ऊपर चार्ज हुआ तो आप क्या करो, उस सरफेस के ऊपर, बेसिकली ये क्लोज सरफेस का पार्ट था ऐसा, और सरफेस के ऊपर चार्ज होगा, तो ये वाला पोर्शन उसके कहां लाई कर रहा है? इनसाइड। और ये वाला पोर्शन कहां लाई कर रहा है? आउटसाइड। तो यू ओनली काउंट, ठीक है, दिस इज काउंट एज एनक्लोज्ड चार्ज। ठीक है, इसको काउंट कर लो, इसको हमेशा काउंट करना है, काउंट एज इनक्लोज चार्ज। तो सरफेस चार्ज के लिए क्या होगा, अंदर बाहर वाले निकाल दो, अंदर वालों को काउंट करो, सरफेस वाले का वही पोर्शन काउंट करो, सरफेस वाले का वही पोर्शन काउंट करो जो अंदर लाई कर रहा है। बस जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लिया फेस के सेंटर पे रख दें तो आधा अंदर होता है, आधा बाहर होता है। एज के सेंटर पे रख दें, सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे ना कि कितना पोर्शन उसका स्क्वायर के अंदर रहता है। कॉर्नर पे रख दे तो 1/8 पोर्शन अंदर होता है, फेस सेंटर पे रख दे तो आधा अंदर होता है, एज सेंटर पे रख दे तो 1/4 अंदर होता है, बॉडी सेंटर पे रख दे तो सारा ही अंदर होता है। तो वो सब बेसिकली आपको अब काउंट करना है वैसे। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आया, देखो गोस ने क्या बोला, गोस ने भाई सिंपल से बोला मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताऊंगा, पास करेंगे कि नहीं। अगर टोटल चार्ज मान लिया, ये तो सर देखो ये तो नंबर ना, ये नेगेटिव भी आ सकता है और ये पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर ये नंबर आया पॉजिटिव, ये नंबर आया पॉजिटिव, मतलब अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहे हैं और कम नेगेटिव चार्ज। देखो सरफेस ड्रॉ करके बताता हूं, अगर अंदर 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है और -2 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल एनक्लोज चार्ज कितना है? क्यू इनक्लोज कितना है?
क्यू एनक्लोज सर हमारा कितना हो जाएगा इस केस के लिए? क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा? +5 - 2 = +3 कूलम, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? +5 से तो कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, +5 से फ्लक्स जाएगा बाहर, ठीक है। और इसके ऊपर फ्लक्स आएगा, क्योंकि नेगेटिव पे तो फ्लक्स आता है, क्या पता इधर से भी कुछ आ जाए, नेगेटिव पे तो फ्लक्स आता है। तो जितना फ्लक्स जा रहा है इसका और जितना फ्लक्स इसके ऊपर आ रहा है, जितना फ्लक्स जा रहा है यहां से और जितना फ्लक्स आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, जितना यहां से फ्लक्स जा रहा है और जितना फ्लक्स आ रहा है, किसका ज्यादा होगा फ्लक्स? किसका ज्यादा होगा फ्लक्स? आप बोलेंगे सर फ्लक्स तो ना 5 कूलम का ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू क्या है? लाइंस, लाइंस जिसका चार्ज ज्यादा उससे ज्यादा लाइन निकलेंगी, जिसका कम चार्ज मैग्नीट्यूड उससे कम लाइन आएंगी। तो ज्यादा लाइन सरफेस से बाहर जाएंगे और कम लाइन सरफेस के अंदर आएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गई? सरफेस से ज्यादा लाइन ही बाहर गई ना, कितने की गई? जितना 3 कूलम की लाइन थी बच गई, जो 2 कूलम ने तो अपने एब्जॉर्ब कर ली, 5 कूलम में से लाइन निकली, 2 कूलम ने लाइन एब्जॉर्ब कर ली क्योंकि टर्मिनेट होनी है, बाकी 3 कूलम के कोरस्पॉन्डिंग लाइन चली गई बाहर। तो कूलम ने वही बता दिया भाई 3 कूलम वाली लाइन बाहर जाएंगी बस। तो अगर पॉजिटिव आया वैल्यू तो इंटीग्रल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज है नेट। इंटीग्रल का वैल्यू नेगेटिव आया तो अंदर नेगेटिव चार्ज है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग आर मोर देन नंबर ऑफ लाइंस लिविंग। तो बहुत ब्रॉडर डिस्कशन है, ठीक है, उतने में हम तो नहीं घुसना है, फिर भी थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया कि वो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और गॉस लॉ दे आर इंटरलिंक्ड। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ आएगा तो फ्लक्स समझ आएगा, तो फिर गॉस लॉ समझ आएगा। गॉस ने क्या बोला था वो बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन है। चलिए क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन देखो, बोला है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर। कॉर्नर पे रख दिया और 2012 में आया हुआ है ये कॉर्नर पे, ठीक है। आपने बोला कि क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया सर हमने चार्ज को, क्यूब लिया और क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रख दिया। तो क्यूब के कॉर्नर पे जब चार्ज रखोगे तो क्यू इनसाइड कितना होगा? बस क्यू इनसाइड कितना होगा? Q/8। तो फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स टोटल कितना आएगा? जितना पोर्शन क्यू इनसाइड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q/8 एप्सिलॉन नॉट। एक ही लाइन में तो आंसर आना था, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, सीधा आंसर ये, डन, खत्म। साइड का कोई लेना देना नहीं है, एरिया का कोई लेना देना, इंटीग्रल सोल्व ही नहीं करना है। फ्लक्स निकालने के लिए कूलम ने बोला भाई मेरा फॉर्मूला लगाओ, लाइफ जिंगल आला, ठीक है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, वैसा ही कर दिया, समझ आया? चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, होमवर्क है आपका और इसको करके लेके आना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कूलम का, देख लो फिर से 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको तो चुटकियों में हो जाने चाहिए क्वेश्चन वहां जाकर के, क्योंकि 1 मिनट से कम टाइम मिलता है, इंटीग्रल सोल्व नहीं करवाएंगे, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसको करके लेके आना। चार्ज क्यू एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस ऑफ स्फेरिकल रेडियस। गॉसियन सरफेस मतलब वो क्लोज सरफेस होता है, गॉसियन सरफेस नहीं समझ आया किसी को, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना है मुझे, क्योंकि एप्लीकेशन पढ़ानी है। तो यहां से हम चलेंगे आगे। इफ अ रेडियस इज डबल देन आउटवर्ड फ्लक्स विल बी। कैसा होगा रेडियस को डबल करने से? सोचना समझना, चार्ज क्यू है, फ्लक्स को तो क्यू से लेना देना ना, उसमें रेडियस कहीं आया? Q/ε0। आंसर मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रेडियस से कुछ लेना देना नहीं होता ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, सी यू, बाय।